इनसाइड द नोज। तो नेजल चैम्बर में सबसे बाहर का वाला पोर्शन कौन सा था? एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। उसके अंदर का बीच वाला नेजल चैम्बर में एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। तो इंटरनल लेयर में हम लिखना बचे थे, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर नेजल चैम्बर पढ़ रहे थे। नेजल चैम्बर में मैंने आपको बताया 3 रीजन है, ठीक है। एक आउटर, एक था मिडल और एक था सबसे अंदर वाला इनर, राइट। तो आउटर रीजन वाज हैविंग गॉट फाइन हेयर्स, इसमें छोटे छोटे हेयर्स थे, ठीक है। और ये किस काम में आ रहा था? ये एयर को फिल्टर ऑफ एयर को ये फिल्टर कर रहा था, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन ये एंटर होना चाहिए। तो ये मत समझना कि एयर को फिल्टर का मतलब ये सीवी कोरोना वायरस को अंदर नहीं जाने देगा, ये मत समझना। सी द साइज ऑफ द वायरस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। मतलब एक बैक्टीरिया के कई गुना ज्यादा, लगभग 1/10 आप पकड़ लो, चलो 1,00,000 गुना छोटा एक छोटा सा वायरस रहता है। सो दिस स्मॉल फिल्टर एयर, ये जो छोटे छोटे एयर थे हमारे नोज में, ये उस वायरस को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली वो पेनिट्रेट करके नोज के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू, हमारे टंग के एरिया से, बेसिकली थ्रोट के एरिया से वो थोरैक्स में जाएगा, मतलब चेस्ट के अंदर एंटर करेगा, राइट। तो फिल्टर एयर का मतलब ये है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब छोटा सा कोई पार्टिकल नहीं, बहुत लेस साइज है किसका? वो वायरस का, इसलिए वो इसको फिल्टर नहीं कर पाएगा हमारे हेयर। बेसिकली एनवायरमेंट में जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल है उसको वो यहीं पे ट्रैप कर लेता है, आगे नहीं जाने देता है। मैं सभी में एक कॉमन रीजन बताऊंगा। आपके नोज की टिप से लेकर तो लंग्स तक एक कॉमन चीज है जो कोई भी डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं एंटर करने देगी, और हो भी जाता है तब भी उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है वो देखना, ठीक है। तो पहली बात, एयर को फिल्टर करेगा आउटर पार्ट। मिडल पार्ट जिसमें बोन रहती है, ठीक है, बोन। तो बेसिकली आपको अगर बोन का नाम लिख लेना है तो लिख सकते हो टर्बाइनल बोन। जरूरी नहीं है, जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए है वो लिख सकता है टर्बाइनल बोन। ये पूछेगा नहीं आपको, जिसको चाहिए वो लिख सकता है। दिस बोन, ये जो नोज की बोन है उसे टर्बाइनल बोन कहा जाता है। ये क्या करती है? मैंने आपको समझाया, बोन में ब्लड रहता है, ब्लड के प्रोडक्शन से डील करती है। तो बोन में ब्लड रहता है मतलब ये वस्कुलर है, तो ये क्या करेगा? एयर को वार्म करेगा। लास्ट, इनर पार्ट में रहते हैं। देखो, एक कॉमन वर्ड है एपिथीलियम, नया नया शब्द है, आगे जाके इसका मतलब अच्छे से समझेगा। एपिथीलियम एक सरफेस की ऐसी लेयर है जो कहीं पर सिक्रीशन करती है, कहीं पर बचाव करती है। जैसे यहाँ पर और आप सपोज करके चलो, मैं अटक गया। पहले अटके थे सर, अब दिख। फिर वही मेरा डायलॉग समझो, अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ और अगर पीछे का भी बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है तो जाने दो, ऑडियो सुनो मेरा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर तो दिख ही जाएगा, राइट। ठीक है, देखो चैप्टर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऐसे करो, ऐसे अगर चलेगा तो पता नहीं कब तक चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से देखो। तो टर्बाइनल बोन में क्या रहता है? बोन में ब्लड का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण वो एयर को करता है वार्म। अब मैं आपको एक वर्ड बताने जा रहा हूँ, एपिथीलियम, उसका मतलब समझते हैं। बॉडी में हर जगह पर रहता है, क्या करता है ये फीमेल का वेजाइनल ट्रैक्ट है। आई होप सो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, ये फीमेल का वेजाइनल ट्रैक्ट है, वेजाइनल एरिया है, ठीक है। अच्छे से देखना, यहाँ पर आता है यूटेरस, एकदम जनरल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस साइड में मानकर चलो, यहाँ एक ओवरी है और यहाँ एक ओवरी है, और ये आता है फैलोपियन ट्यूब, वो रास्ता जहां से, ठीक है, वो रास्ता जहां से फीमेल के ओवम जो है वो मेल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में कुछ इस तरीके से एंटर करेगा। दिस आर द दूल्हास विच आर एंटरिंग फॉर मेटिंग द दुल्हन। तो पूरे स्पर्म्स क्या करेंगे? वेजाइनल ट्रैक्ट में एंटर्ड होंगे। अब ओवम बेचारा, ये ओवरी कुछ ऐसे नीचे रहती है, नीचे साइड में, मैंने ऊपर बना दिया है, ये ओवरी इस टाइप से नीचे रहती है, ऐसे। डायग्राम शायद नहीं दिख रहा हो इसलिए मैंने ऊपर बनाया था, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवरी से निकलता है ऐसे धीरे से कुछ करके ओवम बाहर निकलता है हर 28 दिन में एक बार,
ठीक है, 28 डेज में एक बार निकलता है। तो ओवम यहाँ पर आ जाएगा। अब ओवम जो है उसके पास लोकोमोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं होता है। जनरली देखा जाए तो मूवमेंट किस में होना चाहिए, अगर अपन कंपेयर करें शादी के मैकेनिज्म के हिसाब से, तो दुल्हन के पास ज्यादा लोकोमोशन रहता है कि दूल्हे के पास? सर दूल्हे के पास, क्यों? दूल्हा बारात लेके आता है ना। ओवम इस तरीके से बनाते हैं, नो फ्लैजेला, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं है आपको, सिंपल एक गोल जैसा ओवम, ठीक है, फीमेल का एग। लेकिन दूल्हा जो रहता है उसके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजेला रहता है, करेक्ट है, राइट। तो नेचर ने, हम बोलते हैं ना, फीमेल एंड मेल शुड नॉट बी सेपरेटेड, दे शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, सही बात है। तो स्पर्म को नेचर ने फ्लैजेला दे दिया, हाँ तुम एंटर कर सकते हो, जैसे दूल्हे को क्या दे दी, बारात दे दी, तुम चलकर दुल्हन से मिलने के लिए आ सकते हो, राइट। तो बेसिकली दूल्हे की गैंग या स्पर्म्स की पूरी गैंग, दोनों के पास लोकोमोशन है, दोनों स्विम करके मूवमेंट करके आ सकते हैं। बेचारी फीमेल जो है ओवम, उसका क्या, उसको तो एक जगह से कुछ ना कुछ जगह पर आना पड़ेगा। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे, करेक्ट है, जो आपने 10th का बेसिक नॉलेज है दैट इज करेक्ट, कि स्पर्म सर ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ उस तरफ जाएंगे। ओवम एक बार इधर से निकलता है, अगली बार उधर से निकलेगा, अल्टरनेट चलता है, 28 डेज में इधर, फिर 28 डेज में उधर, ऐसा चलता है। हम बाद में समझेंगे इसको अच्छे से। बट स्पर्म जो है, अब उसके पास नेचर ने फ्लैजेला दी है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सॉरी मुझे कॉल आ गया था, हाँ सॉरी, राइट। तो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म हमको इक्वालिटी करना है, मतलब मेल एंड फीमेल शुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड, उनको दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। अब भगवान उतर के इनको तो फ्लैजेला नहीं दे सकता ओवम को, क्यों? क्योंकि नेचुरल शादी के मैकेनिज्म में देखो तो दुल्हन बारात लेके जाएगी, सही लगेगा क्या? नहीं सर, दूल्हे को ही आन दो। तो फ्लैजेला किसके पास रहता है? सिर्फ स्पर्म के पास। सर समझाना क्या चाहते हो, अच्छे से देखना। आई एम सेइंग ओवम डू नॉट हैव, बट अगर ओवम के पास फ्लैजेला नहीं है तो सर ओवम इज नॉट लोकोमोटिव, मतलब ओवम लोकोमोशन नहीं कर सकता, करेक्ट है। ओवम लोकोमोशन नहीं कर सकता, इसलिए नेचर ने यहाँ पर छोटे 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 ऐसे सेल्स दिए हैं जो क्या कर सकता है, जो इनको आगे आगे मूवमेंट करेगा। जाओ, आपका स्पर्म्स उस साइड है, तो धीरे धीरे ट्रैवल करके कुछ यहाँ तक आ जाएगा, फिर स्पर्म्स किसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। सो दिस सेल्स विच हेल्प इन मूवमेंट आर कॉल्ड एज एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा एपिथेलियम, एक ये एपिथेलियम हो गया। ऐसा ही एपिथेलियम आपके रेस्पिरेशन में भी आता है, देखना अभी, ठीक है, अच्छे से देखना। ऐसा ही एपिथेलियम आपके रेस्पिरेशन में आता है। ये आपकी नाक, ये आपका मुंह, और ये ऐसा, ठीक है, ये आपका गला, ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पर एक कॉमन पाथवे है, मानकर चलो ये सामने है एयर का पाइप, पीछे है फूड का पाइप, और ये कॉमन पाथ फेरिंग्स। अब देखो, सपोज करके चलो आपने यहाँ पर एक छोटी सी कोई भी बाइट ली है, क्या माइक चालू है? कल्याणी कहाँ ध्यान है? आपने छोटे से कोई भी फूड पार्टिकल खाया और जिसके ऊपर बैठा था बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया बैठा था। अब ये बैक्टीरिया माउथ से एंटर करेगा, ठीक है, और यहाँ से एंटर करने के बाद सपोज करके चलो जनरली आपके नोज के थ्रू कोई भी एक बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है और वो आपके लंग्स में चला जाता है। लंग्स बोलता है नहीं, मैं बैक्टीरिया वगैरह लेने के लिए बैठा नहीं हूँ, इसको बाहर भेजो। अगेन यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है पता है? बैक्टीरिया तो जिद पकड़ के बैठा है, नहीं जाऊंगा तो लंग्स में। बट लंग्स डू नॉट वांट द बैक्टीरिया विच इज इनहेल्ड बाय योर एयर, नोज। जो आपकी नोज इनहेल करके बैक्टीरिया को अंदर लेती है, वो लंग्स नहीं चाहती कि वो बैक्टीरिया अंदर आए। अगेंस्ट द ग्रेविटी देखो क्या होता है, यहाँ पर और छोटे छोटे फाइन क्या रहते हैं? एपिथेलियम। एपिथेलियम ये बहुत बड़ा शब्द, मतलब नाम छोटा है बट ये बॉडी में हर जगह पर पाया जाता है। जैसे ओवम के पास लोकोमोशन नहीं था, उसको भेजा गया, जाओ ओवम, नेचर ने तुमको फ्लैजेला नहीं दिया है, हम तुमको आगे भेज रहे हैं, जाओ, ठीक है। जैसे दुल्हन को उसके साथ ही नहीं लेके जाते हैं, चलो हमको पता है तुम बहुत शर्मा रही हो, हम तुमको तुम्हारे गेट तक पहुंचा देंगे, जहाँ शादी होने वाली है, जहाँ लग्न होगा वहां तक पहुंचा देंगे, तो दुल्हन को लेके जाएंगे साथ। So they are the epithelium which support the दुल्हन, और ज्यादा मराठी में नहीं पता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक चीज होती है,
अगर आपके नोज के थ्रू गलती से भी एक बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया और वो आपके फूड पाइप में नहीं गया, आपकी विंड पाइप में या एयर पाइप में चला गया, तब यहाँ छोटे छोटे सीलिया रहते हैं, बेसिकली एपिथेलियम रहते हैं। वो क्या करेंगे पता है? बैक्टीरिया को बोलेंगे नहीं आपको अंदर नहीं जाना है, ऊपर आओ। बैक्टीरिया को धीरे धीरे पीछे तरफ लाएंगे, पीछे तरफ ला लाके और आप गले से क्या करते हो? आप ऐसे करते हो ना, इसको ऐसे नीचे करते हो, ऐसे नीचे, याद है? अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये जो आपका एडैम्स, ये जो आपका बाहर सोलन पार्ट है एडैम्स एप्पल, आप उसको ऐसे नीचे करोगे, सॉलो करोगे। बेसिकली जैसे ही आप सॉलो करोगे क्या होता है पता है? जो बैक्टीरिया ये मेहनत करके एपिथेलियम ऊपर लाए ना, आप उसको एंगल्फ कर लोगे और वो चला जाएगा आपके पेट में। पेट में तो पता है कितनी ज्यादा एसिडिटी रहती है, वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इन अवर सराउंडिंग स्टिल देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, और वो हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, बट वो हमारे कहाँ चला जाता है? लंग्स में, क्योंकि हम बैक्टीरिया किससे ले रहे हैं? सांस के थ्रू, सांस के थ्रू ले रहे हैं। अब समोसे के ऊपर बैक्टीरिया लग गया वो तो मरेगा ही, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट पेट में जाएगा, और पेट में आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है अभी। चलो, तो मेरा क्लास 4:30 बजे का था। जिनको तो मुझे मेरे कॉलेज में सबको हमारी एग्जाम चल रही है, इसलिए उनको नहीं पता कि मेरा टाइमिंग है, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग, राइट। चलो तो मैं ये बता रहा था कि बैक्टीरिया समोसे से खाया जाए तो स्टमक में जाएगा तो मर ही जाएगा, बट एयर के थ्रू अगर जाए तो नोज में जाएगा। नोज के बाद कहाँ चला जाएगा? ट्रैकिया में चला जाएगा। एयर के थ्रू अगर बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा? ट्रैकिया में। विंड पाइप बोलता है बाहर जाओ बैक्टीरिया, यहाँ नहीं आना है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब नीचे एक्ट करती है, ये नीचे जा रहा है ग्रेविटी के थ्रू, आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी बैक्टीरिया को ऊपर लाना है। कैसे ला सकते हो? रास्ता नहीं है ओवम के पास जाने का, फिर भी आपको ओवम को ट्रांसफर करना है आगे। कैसे कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना। तो एपिथेलियम वहां काम आता है जहां कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर की जाती है। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर भी एपिथेलियम रहता है जो बैक्टीरिया को बोलेगा बैक्टीरिया नो सॉरी बैक्टीरिया यू हैव टू गो आउट, आपके लिए जरिया नहीं है, आप बाहर जाइए, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। तो एपिथेलियम जो है वो धक्के मार को बैक्टीरिया को बाहर निकालता है। और अब आप अगर गले में ऐसे स्वालो करोगे तो बैक्टीरिया कहाँ एंटर हो जाएगा? आपके पीछे वाले पाइप में, मतलब फूड पाइप में। ये कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में। वहां क्या रहेगी? एसिड, बैक्टीरिया खत्म। एपिथेलियम का फंक्शन क्लियर है। और एपिथेलियम, थर्ड जो एपिथेलियम आता है वो यहाँ। तो एपिथेलियम ये वर्ड एक चैप्टर है, चला नंतर देखो आगे, उसको आगे देखते हैं। बट इन जनरल यहाँ पर जो इनर साइड में एपिथेलियम रहता है तो वो कहाँ रहेगा? ये यहाँ पर इस टाइप के एपिथेलियम रहते हैं, एपिथेलियम सेल, जो सेंस करेगा। स्मेल आ रही है, जैसे मैंने उस दिन बताया हलवा का सेंसेशन आया, नोज से एंटर हुआ, तो वो नीचे ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया से थोड़ी सिग्नल निकलेगा, हाँ चलो मैं सलाइवा निकल रहा हूँ। ट्रैकिया में हलवे की खुशबू जाकर क्या करेगा? मतलब लंग्स में हलवे की खुशबू जाकर कोई फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है उसकी। तो हलवे की स्मेल कहाँ भेजना है? ब्रेन में भेजना है। तो कौन फंक्शन करेगा? एपिथेलियम बोलता है चलो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट, बॉडी में एपिथेलियम सिक्रीशन भी करता है, बॉडी में एपिथेलियम सेंसरी भी है, बॉडी में एपिथेलियम एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें ट्रांसफर भी करता है। इवन बॉडी में एपिथेलियम स्पर्म और ओवम बनाता है। सोच लो कितना बड़ा वर्ड है, मतलब कितना बड़ा फंक्शन है एपिथेलियम का, ठीक है। तो ये सेपरेट चैप्टर में है, बट हर एक चैप्टर में इसका इंक्लूजन आएगा। तो वन टाइप ऑफ एपिथेलियम इज सेंसरी एपिथेलियम। एपी मीन्स ऊपर, ठीक है, थीलियम मतलब टिश्यूज, थीलियम टिश्यूज, एपी ऊपर, हमेशा ऊपर साइड में मिलेगा, ये आपको अंदर साइड कभी नहीं मिलेगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ, ठीक है। अगर फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, पता है ना फैलोपियन ट्यूब, मानकर चलो गला है, ट्रैकिया है, इसको पूरे को बाहर निकाल के देखे क्या? देखो ये है ट्रैकिया, ये जो है आपका सांस का पाइप है जो हवा किस में लेके जाएगा? दोनों लंग्स में लेके जाएगा, इधर भी और इधर भी। दो लंग्स है, बड़े से ट्रैकिया को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको भी देखो तो कितना बड़ा होगा पता है? पूरी लेयर, कम से कम इतनी बड़ी ट्रैकिया की लेयर होगी, समझ रहे हो? और ये पूरा ट्रैकिया आई है। तो एपिथेलियम हमेशा बाहर रहता है, क्योंकि एपी का मतलब होता है आउटर। देखो मैं आपको 3 वर्ड क्लियर कर रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़ लो। एंडो, मीजो, एंडो मीजो एक्टो, यहां लगता है एपी, ठीक है।
यहाँ, और एंडो में आप लिख सकते हो हाइपो। ये चीज देखो, एंडो का मतलब EN इनसाइड, हमेशा जो चीजें सबसे अंदर रहेगी बायोलॉजी में उस नाम के आगे एंडो लगा देना। हमेशा जो चीज सबसे अंदर रहेगी, फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में 3 रीजन्स है, एक सबसे बाहर वाला, तो मैं इसको बोलूंगा एक्टो। अब आगे क्या लगाऊं, तो स्किन को क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं सिर्फ, नहीं, जैसे हार्ट को क्या कहते हैं, कार्डियक, किसके पास जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट। ऐसे स्किन की लेयर को क्या कहते हैं, डर्मल। हम कहते हैं ना स्किन की प्रॉब्लम हो गई तो कभी ये कहते हो स्किन के डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो ये भाषा इस्तेमाल करते हैं, स्किन के डॉक्टर के पास जाओ। जनरल स्टेटमेंट जो लिटरेट है, जो पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे, गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि डर्मा का मतलब होता है डर्मत, ऐसा नहीं है, डर्मा का मतलब होता है स्किन। अब लगा दो एक्टोडर्म, एक्टो मतलब सबसे बाहर, और डर्मा का मतलब लेयर, स्किन की लेयर। सबसे बाहर की इस लेयर को कहता हूं मैं एक्टोडर्म। तो समझ गया, एक्टो कहाँ लगाओगे, जो सबसे बाहर तरफ हो, और जो सबसे अंदर हो उसे क्या लिखूंगा, एंडोडर्म। फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉडी के सबसे अंदर क्या है पता है, खाने की नली, मतलब सेंटर से ऐसे जाएगी बीच में से। तो मेरे स्किन के और मेरे एलिमेंट्री कैनाल, जो फूड पाइप जा रहा है, उसके बीच में जितनी पार्ट आएगी ना उसको मैं बोलूंगा मीजो, बीच में है, ठीक है। अभी यहां से नहीं समझा पता, ये स्किन दिख रही है, ये सभी स्किन क्या है, एक्टो में आती है, बाहर दिख रही है। और जो बीच में जो ट्यूब जाएगा उसे क्या कहूंगा मैं, एंडो। वो ट्यूब के बीच में और स्किन के बीच में जितनी रीजन आती है, मीजो। समझ गए। इसी तरीके से एक्टो जो सबसे बाहर है उसका और एक नाम है एपी। एपिथेलियम आपको हमेशा हमेशा बाहर मिलेगा, घबराना मत इस स्टेटमेंट से। जहां पर भी आपको एपी ये वर्ड दिखे ना, एपिथेलियम को छोड़ दो, जहां पर आपको एपी दिखे समझ जाना सबसे बाहर की बात कर रहा है, एपी और एक्टो सबसे आउटर। जैसे फैलोपियन ट्यूब को मैं कट करता हूं, मानकर चलो दिस इज अवर फैलोपियन ट्यूब, ऐसे हमने ड्रॉ किया था, अभी ओवरी थी और ये फैलोपियन ट्यूब था। बेचारा यहाँ से ओवम जो थी वो छोटू सा ओवम ऐसे निकला, और यहाँ पर एपिथेलियम थी जो बोलेगी जाओ ओवम मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ। तो इस तरीके से ओवम, मानकर चलो ओवम है, तो ये छोटे छोटे क्या है, एपिथेलियम। ये ओवम को बोलेंगे जाओ आगे, तो ओवम जो ऐसा छोटा सा दिख रहा है ये ओवम आगे जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो, किसकी तरफ जाएगा, स्पर्म्स की तरफ जाएगा, ऐसे ट्रैवल करेंगे उसको। जैसे डिस्कवरी में नहीं देखा है, बहुत तरह ऐसे मूवमेंट होते रहती है, इसी तरीके से एपिथेलियम मूवमेंट करेगा। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर इस एपिथेलियम को मैं सबसे अंदर डाल दूं, वो अंदर ऐसे ऐसे कर रहा है और ओवम बहुत ऊपर है, तो ओवम तो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर करने वाला एपिथेलियम तो सबसे नीचे अंदर आ गया, ठीक। एपिथेलियम इसलिए कहाँ रहना चाहिए, जहां पर ओवम है। मतलब फैलोपियन ट्यूब की जो लेयर है, मानकर चलो फैलोपियन ट्यूब की लेयर इतनी बड़ी है, तो एपिथेलियम कहाँ रहना चाहिए, सबसे बाहर, क्योंकि ओवम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, तभी तो ओवम ऐसे आगे जाकर स्पर्म से मिल सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एपिथेलियम कहाँ रहता है, सबसे बाहर। तो देखो नोज में कैसा एपिथेलियम होगा, सेंसरी एपिथेलियम। क्या करेगा, जैसे ही हलवे की स्मेल आ रही है वो सेंसरी एपिथेलियम बोलेंगे रुको रुको, आपको ऊपर ब्रेन में जाना है, लंग्स में नीचे मत जाओ। क्यों, क्योंकि लंग्स हलवा नहीं खा सकता है, लंग्स सलाइवेशन नहीं कर सकता है। ब्रेन में जाओ आप, आपको पहुंचा दूंगा। कौन बोलता है, एपिथेलियम। किसको पहुंचाएगा, स्मेल को पहुंचाएगा। तो ब्रेन तक पहुंचा दिया, ब्रेन सोचेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, व्हाट इज द करेक्ट डिसीजन, डू आई लाइक हलवा और नॉट। ब्रेन विल डिसाइड यस आई लाइक। वो सिग्नल देगा किसको, माउथ को। किस काम के लिए, माउथ को बोलेगा प्लीज डू द सलाइवेशन। माउथ के यहाँ जो ग्लैंड्स रहते हैं सलाइवा की, वो क्या रिलीज कर देंगे, सलाइवा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म दैट हाउ ए पर्टिकुलर स्मेल गेट sensitized by the epithelium. Again I repeat, epithelium ये जो नेजल कैविटी, मतलब नेजल चैम्बर जो बीच का है ना, उसके सबसे अंदर वाले पार्ट में, बाहर ही प्रेजेंट है, अंदर नहीं। और यही एपिथेलियम को आप अंदर डाल दो, ठीक है। मानकर चलो नोज की इतनी बड़ी लेयर है, नोज की इतनी बड़ी लेयर है, सबसे अंदर डाल के रखो एपिथेलियम को, तो क्या वो कभी भी स्मेल, आती हुई स्मेल को सेंस कर पाएगा, नहीं। स्मेल नीचे चली जाएगी ट्रैकिया में, फायदा होगा कि आपको नहीं। इसलिए एपिथेलियम को बाहर रखो, ताकि जैसे ही स्मेल आए वो सेंस कर ले और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा दे। ये डायग्राम क्लियर है कि अच्छे से ड्रॉ करके समझाऊं, इसका मतलब समझ गया सभी को एपिथेलियम का, समझा? हाँ सर। डोंट, जिसको नहीं समझा है उसके लिए एक स्टेटमेंट, इट विल कम अगेन, डोंट वरी, इट्स जस्ट ए एक्सप्लेनेशन
कि बॉडी में ये सब मैकेनिज्म चलते हैं। जैसे हमारे जीवन में कुछ कुछ कठिनाइयां भी होती है, कुछ कुछ आसानियां भी होती है। आसान काम हम कर लेते हैं, लेकिन कठिनाई काम हम कठिनाई काम करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं। इसी तरीके से पंप के पास फ्लैजेला दिया है, वो तो मूव कर सकता है, बट वो हम मदद लेता है किसी की कि प्लीज मुझे वहां तक ट्रैवल कर दो। बिकॉज जो दूल्हा है वो दुल्हन के घर में आकर थोड़ी शादी करेगा, दुल्हन को थोड़ा तो चल के जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अंदर एंटर कर रहा है, उसको जाने थोड़ी देंगे, उसको बाहर निकालेंगे। दिस ऑल वर्क इज डन बाय द एपिथेलियम। So which type of epithelium is present in the nose? The answer is sensory type of epithelium is present in the nose. What is the function? It takes the sensation of the smell, and the sensation of the smell is traveled to the brain. What do the brain do? The brain decides, is the smell beneficial to me? Is the smell essential to me? If the smell is good, I will respond. If the smell is bad, I will close my nose. Getting? If the smell is bad, I will close my nose. मैं स्मेल को ब्रीथ थोड़ी करते रहूंगा, वाओ कितनी बुरी स्मेल आ रही है, फिर भी मैं स्मेल करता रहूंगा। ये पागलपन कोई नहीं करता है, राइट? तो सबसे इनर में कौन रहेगा? सबसे अंदर तरफ। चलो, और एक स्टेटमेंट है, हमारे बॉडी में हर एक एरिया को कुछ कहा जाता है। जैसे जनरल जब भी आप चश्मा लेने जाओ, आप क्या कहते हो? जैसे हमारे भद्रावती में कौन सा है? सन ऑप्टिकल्स, राइट? और एक और कौन सा पता नहीं, बट सन ऑप्टिकल्स। तो सन को छोड़ो, ऑप्टिक्स नाम लगाया। ऑप्टिक्स मतलब किससे डील कर रहा है? चश्मे से, ठीक है? तो इफ यू से आई वांट टू चेंज माय ग्लेयर और चेंज माय स्पेक्स, इट इज जनरल रीजन। आई वांट टू चेंज माय ऑप्टिकल्स और आई वांट टू टेस्ट माय ऑप्टिकल्स। अगर ये किसी ने बोला आई वांट टू टेस्ट माय ऑप्टिकल्स या ऑप्टिक्स, ऐसा कुछ है, मतलब कि आंखों के टेस्ट की कुछ ना कुछ बात कर रहा है। तो बायोलॉजिकल वर्ड है, समझ रहे हो? सो आईज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल्स बेसिकली, ठीक? इसी तरीके से स्मेल का भी तो कोई ना कोई एरिया होगा, बट हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। क्यों? क्योंकि रेयरली किसी को स्मेल की प्रॉब्लम होती है। आंखों की प्रॉब्लम हर किसी को होती है, इसलिए हमको ये वर्ड पता है। हाँ, ऑप्टिक्स आंखों से रिलेटेड है। इसी तरीके से आवाज मतलब सुनना, ऑडिटरी एरिया, ये भी सब कॉमन है, ये सुना सुना सा लग रहा है। बट स्मेल के लिए भी एक एरिया होता है, ठीक है? तो सेंसेशन ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एज olfactory, ठीक है? olfactory। जैसे ओ से ऑप्टिक आया, ऑप्टिक वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आइज के लिए। इसी तरीके से स्मेल के लिए काम आता है olfactory। फॉर एग्जाम्पल, जो olfactory लोब रहता है, olfactory लोब ऑफ डॉग इज वेरी बिग, इज बिग एज कंपेयर टू ह्यूमन। इसलिए ह्यूमन हम जल्दी सेंसेशन किसी स्मेल का नहीं ले पाते हैं। कहीं पर भी मर्डर हो जाता है तो पुलिस वाले किसको लेके जाते हैं? डॉग को, ठीक है? तो आपने न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो लिखा हुआ रहता है, या जनरल साइंस से आप पढ़ भी सकते हो इसको कहीं पर भी। बट इन जनरल आई एम टेलिंग यू, olfactory lobes of dog are big as compared to human। उनके बड़े रहते हैं, मतलब olfactory लोब अंदर लोब से रहते हैं, वो एकदम फटाक से सेंसेशन कर लेंगे, कितनी भी कैसी भी स्मेल हो, ठीक है? बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं वो स्मेल को। इसलिए एज कंपेयर टू ह्यूमन, डॉग आर वेरी सेंसिटिव टू स्मेल, बहुत जल्दी स्मेल कर लेंगे। तो आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे ना कि डॉग हमारे से ज्यादा सेंसेशन कर लेता है। आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई दो लड़के, एक लड़के के परसेंट कम आए, दूसरे के ज्यादा है, तो आप ये नहीं बोल सकते हाँ वो पास हो गया है, आप भी तो पास हुए हो। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसके इतने परसेंट आए हैं, उसका कारण ये है। अगर मैं बोल दूं डॉग ज्यादा अच्छे से स्मेल कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेसिफाई करना पड़ेगा डॉग का स्मेल मतलब क्या। डॉग का ब्रेन का olfactory लोब बड़ा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन। वी विल लर्न इट इन नेक्स्ट चैप्टर, आएगा आगे। तो इन जनरल olfactory वर्ड किससे रिलेट होता है? स्मेल से। तो उसकी स्मेल वो बहुत जल्दी स्मेल कर लेता है, इसको बहुत दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक वो स्मेल करते 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 बॉडी में, अपने ब्रेन में रेस्पॉन्ड करेगा कि यहाँ पर जो चीज है वो रॉन्ग है, या दिस इज द साइट ऑफ द मर्डर, या दिस इज द साइट ऑफ मिस्ट्री। वो रेस्पॉन्ड करेगा अपने पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है? जिसके पास पेट है घर पर, वो भी इस चीज को अच्छे से समझ सकते होंगे। सो वी हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज olfactory एरिया हमारा डेवलप नहीं है। डॉग हैव वेरी हाई सेंसेशन ऑफ स्मेल, उसको olfactory लोब डेवलप्ड है। इसलिए हमारे नोज के सबसे लास्ट वाले इनर पार्ट में क्या रहते हैं? वहां पर एपिथेलियम। एपिथेलियम कैसे? सेंसरी एपिथेलियम। किसको स्मेल करेंगे?
किसका सेंसेशन लेंगे वो एपिथेलियम? नोज से एंटर होती हुई खुशबू की स्मेल का सेंसेशन लेंगे। तो आई एम राइटिंग इट एज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम रहते हैं, जिसका काम क्या है? जिसका काम है सेंसेशन ऑफ स्मेल। जब नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे, ब्रेन वगैरह सब, तब दोबारा फिर ये आएगा, ये वर्ड आएगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो इसको कॉपी कर लो। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या करता है? सेंसेशन ऑफ स्मेल देता है। ओके, पूरा अंधेरा आ गया होगा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? वो बीच में लाइट पड़ रही है सर। बीच में लाइट पड़ रही है। आई कैन नॉट हेल्प बिकॉज लाइट चली गई है। थोड़ा बहुत तो भी दिख रहा है क्या? ट्राई करो। दिख रहा है सर, वो हो गया था। ब्लर दिख रहा है? नहीं सर। चलो ठीक है, ज्यादा समय नहीं है। जितना दिख रहा है उसमें से ट्राई करो समझने की। सर मुझे भालर से क्लियर दिख रहा। क्या बोल रहे हो? मुझे भालर से क्लियर दिख रहा। उनको भद्रावती में नहीं दिख रहा क्या? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, देखो होता है कभी कभी ऐसा तो जब तक लाइट नहीं आती तब तक एक्सप्लेनेशन सुनो। नाउ बॉडी में हर जगह पर जहां बेसिकली व्हेन यू विल ओपन योर माउथ यू विल गेट द पिंक कलर, मतलब आपको कुछ पिंक सा दिखेगा। हर जगह पर आप देखो कुछ पिंक से दिखेगा, ठीक है? मतलब लाइनिंग दिखेगी, हमेशा वेट एरिया दिखेगा। तो बाहर की स्किन कैसी रहती है? ड्राई रहती है। बट व्हेन यू विल ओपन योर माउथ यू विल फाइंड वेट एरिया। आप अपने नोज में देखो अंदर तरफ, आपको अगेन वेट एरिया दिखेगा, ठीक है? बॉडी में जितने ओपनिंग है, बेसिकली ईयर को छोड़ दो तो ईयर के अंदर भी वैक्स रहता है, वैक्सी सब्सटेंस रहता है, ठीक है? जो क्या करता है? पैथोजन या बैक्टीरिया को ईयर में एंटर करने से प्रिवेंट करता है। सो बॉडी में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, ठीक है, जहां पर वेट सिक्रेशन करना हो उसका एक वर्ड है। जैसे आपने एपिथेलियम ये वर्ड पढ़ा है ना, ये एपिथेलियम से ही एक और चीज डिराइव्ड हुई है जो सिक्रेशन का काम करती है। किस चीज का सिक्रेशन? जैसे कई जगह पर अब बैक्टीरिया जब नोज के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में एंटर कर रहा था, उसको लंग्स में जाने से रोकना था। तो वहां पर क्या किया होगा? वहां पर सीलिया ने, ठीक है, जो एपिथेलियम रहता है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को बोलता है प्लीज नीचे मत जाओ, ठीक है, आपके लिए दरवाजा बंद है, आपका बहिष्कार किया जाता है, यहाँ से दफा हो जाइए। तो बैक्टीरिया को एपिथेलियम क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे, ऊपर आ जाओ, ठीक है? जैसे ही वो ऊपर आते हैं हम सॉल्व कर लेंगे, बैक्टीरिया अंदर इंटर कर चला जाएगा। पर इफ द बैक्टीरिया, ये एपिथेलियम की वजह से अगर बैक्टीरिया ऊपर नहीं आ पाता है तो बैक्टीरिया कहाँ ट्रेवल करेगा? नीचे। समझ रहे हो? मतलब आपको नेचर ने ये सोचा कि कोई ना कोई और मैकेनिज्म किया जाए जिससे यहीं के यहीं इसको ट्रैप कर दूं, राइट? यहीं के यहीं इसको ट्रैप कर दूं, आगे ना जाने दूं, इसको बांध दूं यहीं पर। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेन द बैक्टीरिया एंटर्स, एक सिक्रीशंस निकलते हैं एपिथेलियम के थ्रू, बेसिकली सेल्स है, सिक्रीशंस निकलते हैं, क्या करते हैं? बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर देते हैं नीचे जाने से, रोक देते हैं वहीं पर ताकि वो आगे ना आ जाए। तो दोनों मैकेनिज्म से उसको प्रिवेंट किया जाता है। देखो सपोज करो अगर 26/11 का हमला देखा होगा, 26/11 मुंबई में हुआ था, जो मूवी थी वो मूवी देखी होगी। हाँ देखा। तो जब कसाब सामने से कार लेके आ रहा था ना, तो पुलिस वाले को दो चीजें करनी पड़ेगी। क्या? 2 चीजें करनी पड़ेगी तभी वो रुकेगा। एक क्या था? एक प्रिवेंट करना पड़ेगा कि तू सामने नहीं जाएगा, तू यहीं रुकेगा, तेरी हिम्मत नहीं है हमको मारने की। उसको पहले सबसे बात क्या करना पड़ेगा? उसको रोकना पड़ेगा, उसका रास्ता रोको, उसको आगे मत जाने दो। बैक्टीरिया के साथ क्या किया गया? बैक्टीरिया गले के अंदर एंटर करना चाह रहा था, पर हमने विंड पाइप में, हमारी जो विंड पाइप थी ट्रैकिया, उसमें सीलिया लगा दिए, मतलब एपिथेलियम लगा दिया, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस लगा दिए। जैसे ही बैक्टीरिया अंदर एंटर करेगा, एपिथेलियम बोलेगा चल भाग ऊपर जा, ठीक है, ऐसे ऊपर भेजेंगे उसको। बट अगर कसाब आ रहा था, अगर वहां पर पूरा बैरिकेड नहीं लगाया होता और वो उड़ाकर निकल गया होता, तो क्या कोई नहीं रोक पाता? तो दूसरा और एक स्टेप उठाना पड़ेगा। कैसा स्टेप? बैरिकेड लगा दिया, कसाब क्रॉस नहीं कर पाएगा, पहला स्टेटमेंट हो गया। बैक्टीरिया आ रहा है, एपिथेलियम लगा दिए, ऊपर भेजेंगे। आई होप यू आर क्लियर। ऊपर भेजते हैं तो ऊपर से कहाँ जाते हैं?
आप swallow कर लोगे, वो आपके सामने वाले एयर पाइप में एंटर किया था, एपिथेलियम ने उसको ऊपर लाया, आप नीचे गला ऐसे करोगे, swallow करोगे, वो पीछे वाले पीछे वाले पाइप में एंटर हो जाएगा इसोफेगस, और वहां से स्टमक कैविटी से राम नाम। ठीक है, तो इसी तरीके से देखा जाए तो एक चीज तो कर लिया हमने, कसाब को आने से तो रोक लिया, कैसे? बैरिकेड लगाकर। बट दूसरा, अगर वो बैरिकेड तोड़ गया तो क्या, तब तो हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे ना, तब तो मुंबई में घुस जाएगा। तो क्या करते हैं, दे टेक द सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या है, उनको हाथ में बंदूक लेकर रखनी पड़ेगी, ताकि अगर बैरिकेड क्रॉस भी किया तब भी इसको उड़ा देंगे, इसको यहीं पर खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको रोक देंगे, राइट। सो ऐसे ही बॉडी में दूसरा स्टेप लिया जाता है। पहला स्टेप क्या था, एपिथेलियम लगाओ, ऊपर भेजो। बट हर जगह पर ये पॉसिबल नहीं है, अगर एपिथेलियम इतने बड़े नहीं हुए। बेसिकली अगर ये दो ट्रैकिया हैं, ये दो ट्रैकिया की लाइनिंग है, हमारा एयर यहाँ से ऐसे इस तरीके से एंटर करती है, राइट। सो अभी मेरे पास शो नहीं है करने के लिए कुछ, बट दिस इज माई ट्रैकिया, राइट। ऑक्सीजन यहाँ से अंदर एंटर करेगी, सीलिया कुछ यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा, समझ रहे हो, मिडल मतलब यहाँ तक कुछ सीलिया होगा। अब पूरा सीलिया ऐसे फ्यूज थोड़ी रह सकता है, ऑक्सीजन कैसे जाएगी फिर? तो सीलिया ऐसे एपिथेलियम जो है ऐसे दूर दूर रहते हैं, ताकि ऑक्सीजन के लिए रास्ता बचे। बट बैक्टीरिया आए तो उसको बाहर भेजेंगे। तो हाउ डू दे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड दिस बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का भी साइज बहुत छोटा रहता है। तो नेचर ने सेकंड स्टेप ले लिया कि अगर कसाब बैरिकेड क्रॉस करके तोड़ के जा सकता है, तो हमारे पास बंदूकें भी तो हैं, उसको मार के खत्म कर देंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बॉडी में हर जगह पर, जहां पर भी ओपनिंग है और जहां पर भी नहीं है, हर जगह पर एवरी इंटरनल लाइनिंग इज मेड विथ ए सिक्रीशंस कॉल्ड एज म्यूकस। ठीक है, म्यूकस ये शब्द आपको हर जगह पे सुनाई आएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टिल द एंडिंग पार्ट, मतलब आपके लंग्स के ब्रोंक्यूल्स तक, अंदर तक, सब जगह पर एक लाइनिंग रहती है जो क्या सिक्रेट करती रहती है? म्यूकस सिक्रेट करती रहती है। म्यूकस क्या है? म्यूकस इज अ सिक्रीशन इन विच ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जो चीजों को वहां पर ट्रैप कर सके, उसको नष्ट कर सके। सपोज, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर कोरोना जब माउथ से कोरोना रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे एंटर कर रहा है, तो वहां पर भी एक फ्लूइड जैसा सिक्रेशन म्यूकस रिलीज हो रहा होगा, करेक्ट है सर। वहां पर भी एपिथेलियम होंगे जो कोरोना को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे होंगे, करेक्ट। समझ रहे हो? इट इज एंटर्ड फ्रॉम द नोज और द माउथ, दोनों पार्ट से एंटर कर सकता है। अंदर एंटर, नोज से एंटर किया, फायरिंग से गया, ट्रैकिया में अंदर एंटर कर रहा है, सर यहाँ पर एपिथेलियम होंगे, हाँ सर उसको ऊपर भेज सकता है, राइट। ऊपर भेजेगा, और वही कॉन्सेप्ट लगाओ, बैक्टीरिया के लगाए तो वायरस के लिए लगाओ, वायरस को ऊपर भेज रहा है सर, हमने स्वॉलो किया और मर गया, हमको कोरोना हुआ ही नहीं। सो इट इज नॉट द केस। बैक्टीरिया का साइज जितना भी है उससे 1,00,000 गुना छोटा वायरस का साइज होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, आप काउंट भी नहीं, 9, सोच लो कितना छोटा सा है। आप स्कोप से देखना आप डिफिकल्ट, स्कोप से देखना डिफिकल्ट होगा उसको, कि उसको ऊपर ट्रांसफर करके ऊपर तक लेके जाएंगे, हम एनगल्फ कर लेंगे और स्टमक के एसिडिटी से मर जाएगा। ये वायरस के साथ नहीं होता है। अगर ये होता तो शायद वो कभी अपनी जगह, कभी अपना घर हमारे अंदर बना नहीं पाता, बिकॉज एसिडिटी से तो मर सकता है ना, बट इट डज नॉट हैपन। सेकंड थिंग, जो सिक्रीशंस है म्यूकस, उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है, ठीक है, बट उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसा है कि वो उसके ही प्रोटीन्स इस्तेमाल कर रेप्लिकेट कर समझ लो अपनी प्रोजेनी बढ़ाने चलता स्टार्ट करता है। मतलब अगर एक बैक्टीरिया को कंपेयर करो और एक वायरस को कंपेयर करो, तो देयर इज अ लॉट मच डिफरेंशिएशन एज कंपेयर टू द प्रेजेंट वायरस व्हिच इज रनिंग ऑन और ऑन द वर्ल्ड। उसकी मैकेनिज्म ऐसा है कि वो दूसरे सेल के प्रोटीन खुद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। मतलब ऐसा समझो, आपने किसी मेहमान को अपने घर बुलाया है, वो मेहमान खाना खाने के लिए आया है, वो मेहमान आपके पूरे घर को ही खा गया, तो आप दोबारा किसी मेहमान को खाने के लिए बुलाओगे क्या? कभी नहीं। मतलब आप रहोगे ही नहीं। बुलाने की बात तो दूर की है, आप उसको दूसरे मेहमान को बुलाने के लायक ही नहीं रहे, तो भूल ही जाओ कि दोबारा मेहमान को बुलाओगे क्या। इसी तरह हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सेल्स के साथ होता है। वो आता है, म्यूकस उसको ट्रैप करता है कोशिश करने के लिए, बट इट यूटिलाइजेस द सेलुलर मशीनरी
it utilizes the proteins of the other of itself. खुद की ग्रोथ के लिए वो अपने सेल्स, हमारे सेल्स इस्तेमाल करता है. तो जैसे मेहमान आते हैं, तो बैक्टीरिया जो है उसको बेवकूफ बनाया जाता है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है. तो बैक्टीरिया से डिसीजेस होती है, बट उसको प्रिवेंट भी जल्दी कर लेते हैं. ये डिसीज प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं कोरोना वायरस, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि दिस इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. तो बैक्टीरिया नाम का मेहमान आता है, वो खाता है, हम उसके साथ बराबर ट्रीट कर लेते हैं. आवर इंटरनल WBCs फाइट विद दैट बैक्टीरिया एंड किल दैट. इफ दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू किल, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, तो वी टेक द मेडिकेशन एंड वी गेट क्योर्ड. बट इफ वी आर नॉट एबल टू क्योर दैट वायरस, दैट मीन्स कि दैट सेल और दैट वायरस इज यूटिलाइजिंग अवर मशीनरी. हमारे बॉडी के सेल्स की मशीनरी खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारी बॉडी क्या प्रोटेक्ट करेगी? कुछ नहीं. गेटिंग? तो बॉडी में हर जगह पर देखो, आप हार जाओ ये बुरी बात है, पर आप कोशिश ही ना करो ये तो बहुत गलत बात है. करेक्ट है ना? कहावत सुनी होगी, आप हार जाओ ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप कोशिश ही ना करो ये बहुत बुरी, बहुत गलत बात है. तो इसी तरीके से म्यूकस बैक्टीरिया को ट्रैप ही ना करे, ये तो गलत बात है. बैक्टीरिया को ट्रैप करने के बाद वो हार जाता है, तब कोई बात नहीं है, चलता है. समझ रहे हो? तो एवरीवेयर नेचर हैज डन